First question, square root of 13 square minus 5 square. 13 square 169, 5 square 25. बस इसका स्क्वायर रूट लेना बाकी है, सो 144 स्क्वायर रूट और इसकी वैल्यू 12 आप आसानी से जानते हो. सेकंड क्वेश्चन, 10 क्यूब मीन्स 1000, 9 क्यूब 729 and 1 cube 1. On simplification you will get as 1728 and we need to calculate cube root of 1728. अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप 12 लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 3 के पेयर बना सकते हैं, देन you will get that answer is 12. Question third, 4 to the power x equal square root of 256. The first thing we can calculate that is square root of 256, which is 16, but we need to convert both sides in the exponential form of 4. On the right side we can write 4 square. On comparison we can get x equal to. Question 4, 0.0. Next question, 0.0000064 to the power minus 5/6. आप इसे दो तरह से कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं देन ओके, नहीं तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं. किसने कहा आपसे कि कैसे कीजिए? डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो आप जानते हैं इन द ब्रैकेट वी कैन राइट 0.2 to the power 6 and whole power is already given minus 5/6. On simplification you can write it 0.2 to the power 6 into minus 5/6. On further simplification you can write 0.2 to the power minus 5. Minus indicate that the number has to be reciprocal, so 1 upon 0.2 to the power 5 and 1 upon 0.2 can be written as 10/2, that is 5. So now it is 5 to the power 5, which can be written 32. So the correct answer 5 upon 5, not 32. 5 to the power 5, it can be written 25, 625, 3125. It will be 3125. और अगर ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं इस नंबर को आप लिख सकते हैं 0.0000064 अपॉन 1, डेसिमल हटाया और ये 6 डिजिट्स हैं, सो 6 डिजिट नीचे प्लेस कर दी और इसकी एक्सपोनेंट है 5/6 और अब आप नॉर्मल कर लीजिए minus 5/6, ये माइनस इसको रेसिप्रोकल कर देगा, सो 1 2 3 4 5 6 अपॉन 64 टू द पावर 5/6. अंदर के दोनों नंबर को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. 10 हो जाएगा 10 टू द पावर 6 और 64 हो जाएगा 2 टू द पावर 6 पावर 5/6. ओवरऑल 5/6 को दोनों साथ अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 5 और आप सॉल्व कर सकते हैं 10/25 टू द पावर 5. फाइनली आपके पास आ जाएगा अगेन सेम नंबर. सो फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन सा मेथड यूज किया है, मेथड बस करेक्ट होना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द प्रोडक्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन. और एक्सप्रेशन है 2x + 5 3x + 2 और इस एक्सप्रेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x का 3x में मल्टीप्लाई इट विल बी 6x स्क्वायर एंड 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10 और 2 और बचेंगे, 2x का 2 में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4x और 5 का 3x में मल्टीप्लाई 15x. ये दोनों सिंपल हो जाएंगे, सो ये फाइनली बन जाएगा 19x. और क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x, सो इट विल बी 19, ऑप्शन बी. क्वेश्चन 6, इफ़ L पैरेलल M फाइंड द वैल्यू ऑफ L पैरेलल M. अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं इट मीन ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल, इस सिचुएशन में ये दोनों हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल, सो सप्लीमेंट्री होंगे, दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए. सो x + 2x की वैल्यू 180 होनी चाहिए. और अगर x + 2x की वैल्यू 180 है तो इस सिचुएशन में 3x = 180, सो x इक्वल आपका हो जाएगा 60. यही आपसे पूछा गया. क्वेश्चन 7, इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री. रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के बारे में आप कुछ जानते हैं. रेगुलर का कोई भी पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपको एक डिटेल मालूम है कि कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 360 होता है, ऑलवेज. बट अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सारे एंगल्स सारी साइड सेम होंगी. अब अगर सारे एंगल्स सेम होंगे तो उसकी एक एंगल्स का मेजरमेंट एक वन सिंगल एक्सटीरियर
एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन, और आपको गिवन है एंगल गिवन है, यानी आपको इसी की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू अगर 60 डिग्री दे रखी है सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 360 डिग्री अपॉन 60 इक्वल एन, सॉल्व करके आपको 6 मिल जाएगा। यानी कि ये क्या नाम है, इसका नाम क्या है, ये किस टाइप का पॉलीगन है, ये है आपका हेक्सागन। और क्वेश्चन 7 फिनिश। क्वेश्चन 8, सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो जरा इन पॉइंट्स को जरा इंडिकेट कर लेते हैं, पॉइंट्स कहाँ होंगे। एक कार्टेशियन प्लेन, और इसमें फर्स्ट पॉइंट है 3,5, सो एक्स एक्सिस में 3 डिस्टेंस जाना है, वाई पे 5, सो ये एक पॉइंट मिला 3,5। सेकेंड पॉइंट 11,5, इस पे जाना है 11 डिस्टेंस, देन 5। सो दोनों के दोनों पॉइंट्स 5 हाइट पर हैं। अगर हाइट 5 है तो डिस्टेंस तो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 है, और टोटल डिस्टेंस 11 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये डिस्टेंस होगी दोनों पॉइंट की डिस्टेंस, सो 11 - 3, इसका आंसर 8 आ जाएगा। 9, व्हेन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज हाफ्ड, एक सिलेंडर है जिसके डायमीटर को हाफ किया जा रहा है, सो जस्ट एज्यूम कि जो ओल्ड वाला आपके पास है, यानी कि बेसिक जो सिलेंडर है उसमें डायमीटर को आप जस्ट एज्यूम कर लीजिए x। अगर डायमीटर x है तो न्यू वाले में डायमीटर क्या हो जाएगा, न्यू वाले में डायमीटर हो जाएगा x/2। अब अगर डायमीटर x/2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी न्यू वाले की, वो हो जाएगी x/4, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है। नेक्स्ट, इट्स हाइट इज डबल्ड, तो मान लीजिए कि पुरानी हाइट थी h, तो अभी न्यू हाइट क्या हो जाएगी, न्यू हाइट हो जाएगी 2h, न्यू हाइट हो जाएगी 2h। सो इस अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ, इट्स वॉल्यूम। सो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, πr²h, πr²h, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, और इसमें अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो पाई आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है x/4, सो x/4 होल स्क्वायर, और h है 2h। ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको मिल जाएगा πx² × 2h, 2 कैंसल्ड, सो ओवरऑल मिल गया πx²h/2। और आप जानते हैं यही आपका पुराना वॉल्यूम है, आप देख लीजिए इन दोनों के हिसाब से यहाँ वॉल्यूम क्या बनेगा, πx²h। सो आपके ओल्ड वॉल्यूम का ये हाफ हो जा रहा है, सो ओल्ड वॉल्यूम का हाफ, सो बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, 2 क्यूब ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। अगर 2 क्यूब्स को मैं ऐड कर रहा हूँ तो उनका एक सरफेस आपस में ओवरलैप हो जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचते कितने सरफेस हैं, दोनों के एक सरफेस खत्म हो जाएंगे। तो जनरली एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 6a² टोटल सरफेस एरिया का, लेकिन एक सरफेस दोनों की खत्म हो जानी है आपस में पेस्ट होकर के, तो बचेंगे कितने, 5 बचेंगे, यही टोटल 10a² बचेगा। तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा 10a², और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपको साइड दी है 5, तो ये हो जाएगा 10 5², 5 का 25 × 10, 10 × 25 कितना हो जाएगा 250, सो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। आपके पास फर्स्ट क्यूब है और उसके बगल में अगर मैं सेकंड क्यूब रख देता हूँ तो ये बन जाएगा एक क्यूबाइड। फर्स्ट क्यूब को मैंने दूसरे के बगल में रख दिया तो ये क्या होगा, ये क्यूबाइड बन गया। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 + 5 10, और इसकी ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ 5 ही रहेगी, हाइट कितनी होगी वो 5 ही रहेगी। सो एक क्यूबाइड बन चुका है जिसका लेंथ है 10, ब्रेथ है 5 एंड हाइट है 5। ये सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं 2LB + BH + LH, और यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 11, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए 5,4 अगर एक पॉइंट 5,4 ऐसा क्या मतलब है, ये एक्सिस है और इसे 5,4 मतलब सबसे पहले मैं 5 गया हूँगा एक्स एक्सिस की डिस्टेंस में, देन 4 ऐसे गया हूँगा, तो ये 5 है ये 4 है, और ये पॉइंट बन जाएगा 5,4। और आपसे क्वेश्चन के बारे में क्या बात की गई है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 5 दिख रही है नीचे मेंशन है,
सो ये डिस्टेंस है 5 यूनिट, सो ये करेक्ट है। नीचे एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म y, 0। इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले x की वैल्यू लिखते हैं, देन y की लिखते हैं। तो अगर इस y एक्सिस पे मुझे कोई पॉइंट लिखना है तो पहले मैं लिखूंगा कि x पे मैं कितना मूव कर रहा हूँ। x पे मूव ही नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिन से अगर मुझे जाना है तो मैं सीधा चला जाऊंगा y पे। तो यानी कि x की डायरेक्शन में 0, y की डायरेक्शन में जितना चला जाएगा उतना, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं 0, y फॉर्म में। सो सेकंड तो रॉन्ग है। अब अगर रीजन रॉन्ग है तो एक्सप्लेनेशन वाली बात ही नहीं आती। सो असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। 12 in question 12, quadrilateral ABCD in which AB equal 4.5, BC डिटेल्स गिवन है। मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाता हूँ ताकि मैं सब कुछ कर सकूँ। मैंने एक फिगर बनाया हुआ है ABCD। AB का मेजरमेंट 4.5, BC 5, CD 3.8 एंड DA 4, साथ में एक डायगोनल है AC 8। और बात है बाकी आगे स्टेटमेंट है कि कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, ये बन नहीं सकता। हमारे पास बनने ना बनने का रूल्स ट्रायंगल में है और यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स मुझे दिख रहे हैं। सो दोनों ट्रायंगल्स को चेक करते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। रूल्स क्या है? रूल क्या, सिर्फ सिंगल सा रूल है कि ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड है वो अदर 2 स्मॉलेस्ट साइड के एडिशन से ग्रेटर स्मॉल होनी चाहिए। इट मीन अदर 2 साइड्स का एडिशन ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। ये रूल्स ऑलवेज लगेगा ट्रायंगल पे, एनी 2 साइड्स का एडिशन ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। तो इन दोनों का एडिशन अगर मैं करता हूँ, इन दोनों का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ग्रेटर होना ही होना है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 स्मॉलेस्ट साइड को चेक करता हूँ कि उनका एडिशन लॉन्गेस्ट साइड से ग्रेटर है कि नहीं है। तो इस ट्रायंगल में चेक करता हूँ, 2 स्मॉल साइड का एडिशन आ रहा है मेरे पास 4.55, इसका आ रहा है 9.5। क्या ये ग्रेटेस्ट साइड से ग्रेटर है? ग्रेटर है। सो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले को चेक करते हैं, 2 स्मॉल साइड का एडिशन आ रहा है 7.8 और ये इस ग्रेटेस्ट साइड से ग्रेटर नहीं है। सो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। अब अगर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो क्वाड्रिलेटरल कहाँ से बनेगा? ऊपर वाला ट्रायंगल अगर बन नहीं सकता तो क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता। सो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। सो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और ये स्टेटमेंट करेक्ट है और इसी स्टेटमेंट की वजह से मेरा असर्शन करेक्ट हो पा रहा है। सो इसमें आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा। केस स्टडी, केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्काउंट रिसीव्ड बाय अ कस्टमर ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डिटेल्स जरा क्वेश्चन से देख लेते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज 50,000 एंड डिस्काउंट ऑफर 10%। तो 10% अगर डिस्काउंट है और आपसे पूछ रहा डिस्काउंट कितना मिलेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका प्रिंटेड रेट है 50,000 और उस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो 10% मीन्स 10/100। सिंपल कर लीजिए। सो ये आ गया 500, हाँ 50,000 है, सॉरी 50,000 है। सो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। सो 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला पूछा जा रहा है। सेकेंड पार्ट में एसपी और एमपी के बीच रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं कि सबसे पहले एमपी आता है। एमपी आपके पास रिटन होता है, उसमें आपको डिस्काउंट डिडक्ट होता है, देन आपको पता चलता है अपना एसपी। सो फाइनल वैल्यू एसपी आ रही है। सो एसपी का फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल एमपी ब्रैकेट 1 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100। और आप अगर अपने ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शंस में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, तो इसलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा एमपी 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100। इस फॉर्मेट में आपको आंसर गिवन है। सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, फाइंड द एमपी ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का मार्केट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। सो वॉशिंग मशीन आपको ये लिखी हुई है और इसका सेलिंग प्राइस गिवन है 25,200, साथ में इस पर 20% का डिस्काउंट गिवन है वॉशिंग मशीन पर। तो वॉशिंग मशीन का मार्केट प्राइस नहीं मालूम, सेलिंग प्राइस 25,200
एंड डिस्काउंट एट 20%। सो इस बिहाफ पर आप एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस पी इक्वल एम पी 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एस पी है 25,200, मार्केट प्राइस का पता नहीं, एंड 1 माइनस 20% अपॉन 100। ऑन सिंप्लीफिकेशन ये बन जाएगा 1/5, ये पार्ट 1/5 हो जाएगा, 1 में सब्ट्रैक्ट होने के बाद बन जाएगा 4/5, और इधर है 25,200। सो m की वैल्यू आ जाएगी 25,200 मल्टीप्लाई विद 5/4। आप अगर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आंसर 31,500। तो ये आपका है मार्क्ड प्राइस वॉशिंग मशीन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ऑप्शनल है आपके लिए। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर इफ द डिस्काउंट इज सेम एज वॉशिंग मशीन। कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, लेकिन डिस्काउंट वॉशिंग मशीन वाला है। तो कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, वाइल मार्क प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 50,000, ये गिवन है। और लेकिन डिस्काउंट के लिए वो कह रहा है कि अब की बार कंप्यूटर में लेना है 20% जो कि वॉशिंग मशीन पे मिल रहा है, वो डिस्काउंट में यूज करना है। कुछ बच्चों ने 10% ही ले रखा है। अब आप इसे चाहो तो नॉर्मल प्रोसेस से कर सकते हो या फिर फॉर्मूले से कर सकते हो, जैसा आप चाहो। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस यानी कि 50,000 एंड 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व करोगे 1/5 बन जाएगा, ये पार्ट 1/5, और 1 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 4/5। सो 50,000 इंटू 4/5 ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको मिल जाएगा 40,000। सो 40,000 हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। इजी क्वेश्चन है। इसके बाद केस हिस्ट्री सेकेंड। इसमें कोई डेटा गिवन है, इस डेटा के भी पर आपको क्वेश्चन बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज ऑफ द डेटा मतलब डेटा आपका कहाँ से कहाँ तक फैला है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है, उसके बीच में गैप क्या है, वो गैप ये जानना चाहता है। तो आप जब चेक करो इस पूरे मिनिमम वैल्यू क्या। पहला तो काम होगा कि इस डेटा का आप एक टेबल क्रिएट करो कि किस रेंज में, ये साफ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उस टेबल में आपको ये क्लास रखनी है। इस क्लास के बिहाफ पे ही आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अभी जितना बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। सबसे रेंज का मतलब सबसे मिनिमम डेटा से मैक्सिमम डेटा के बीच में गैप कितना है। मिनिमम डेटा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 60, मैक्सिमम 80 नहीं, मैक्सिमम 81 दिख रहा है, 60 81, और मुझे इसके बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मिनिमम 60 है, मैक्सिमम 81 है। सो आपका रेंज हो जाएगा 81 माइनस 60, और ये हो जाएगा 21। सुकून से आ गया आंसर, कोई कठिन नहीं। द क्लास साइज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लास साइज, आपके पास क्लासेस क्या गिवन है, आपके पास क्लासेस गिवन है 60 से लेकर 65, 65 से 70, और इसी तरीके से कंटिन्यू। तो ये जो है ये आपके पास क्लास इंटरवल है, इसके बीच में जो गैपिंग है वो आपका है क्लास साइज। सो 70 माइनस 65, ये आपके पास जो 5 आ रहा है, या फिर 65 माइनस 60, यहाँ से जो 5 आ रहा है वो क्लास साइज है। क्लास की साइज क्या है, और यही आपसे पूछेगा कि क्लास की साइज क्या है। सो ये 5 है। इसी तरीके से अगर इन दोनों का मिडिल पॉइंट हम निकालते हैं 60 एंड 65 का, जो कि आ जाएगा 62.5, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। और क्लास मार्क आपसे नहीं पूछा गया, आंसर अवेलेबल है 62.5, आप चाहो तो लिख सकते हो, बट ये क्लास मार्क है, वो नहीं है। और ये क्लास इंटरवल है, और 10 तो कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद इन विच क्लास इंटरवल द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट आर देयर। अब भाई इसके लिए पहले क्लास इंटरवल क्रिएट कीजिए, उसमें फ्रीक्वेंसी लिखिए, और फिर वहाँ से आप पता कीजिए कि किस में सबसे मैक्सिमम पेशेंट्स हैं और कितने हैं। तो ये क्वेश्चंस आप पर। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो करना क्या है, 864 का सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो यहाँ से पेयर बना लीजिएगा कि पेयर किस किस के बन रहे हैं। तो जैसे 864 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, जो आपको फैक्टर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 864 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
एक और आएगा, एंड देन 3 टाइम 3 आएंगे। और आपको स्क्वायर बनाना है तो आपने पेयर्स बना लिए, आपके पास एक 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, एक 3 बच रहा है एक्स्ट्रा। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कितने का करना है, मल्टीप्लाई कितने का करना है। सो मल्टीप्लाई करने के लिए एक 2 इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये पेयर कंप्लीट हो जाए, और एक 3 इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये वाला भी कंप्लीट हो जाए। तो इसका मतलब आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आप 2 इंटू 3 कर रहे हैं, इट मीन 6 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन 16, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बट गिवन है 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। एट स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, इस पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके आसानी से हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अदरवाइज आप 8 स्क्वायर 64 माइनस 7 स्क्वायर 49, 64 माइनस 49 को भी आप सॉल्व करके कर सकते हैं, वो पार्ट आ जाएगा 15। एक्सपोनेंट एक्स लिखा हुआ है और राइट साइड में 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 लिखा हुआ है। आप लेफ्ट साइड पर अगर गौर करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो राइट साइड को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। आपके पास दोनों एक्सपोनेंट सेम है, इसका मतलब बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक रूल है एक्सपोनेंट का। यहाँ से ये बन गया 15 टू द पावर 3, एंड लेफ्ट में आपके पास 15 टू द पावर x रखा हुआ है। सो कंपेयर करने पर x की वैल्यू 3 आपके पास इजीली आ जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 17, 15,000 प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम और टाइम 2 ईयर्स। दोनों के यूनिट सेम है, सो नो प्रॉब्लम, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट, सो कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं निकालना है, केवल अमाउंट निकालना है। सो फॉर्मूला के पास है a इक्वल p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, और वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं 15,000 और इन द ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 2, 15,000 और अंदर के नंबर सॉल्व होके बन जाएंगे। ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा आपका 4 से सिंप्लीफाई होगा तो 2/25 बन जाएगा, और 1 से ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 27/25 होल स्क्वायर। ऑन सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 17496। मल्टीप्लाई केवल करना है और कुछ नहीं। इसके बाद क्वेश्चन 18, फैक्टराइज करना है 2 माइनस 18x स्क्वायर को। 2 माइनस 18x स्क्वायर, इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। पहला काम यही होता है फैक्टराइजेशन में, सबसे पहले पूरे में से कॉमन लेना। सो आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 9x स्क्वायर आ गया। अभी आप अंदर वाले टर्म्स में 2 टर्म्स हैं, आप कॉमन ले नहीं सकते हैं। और 2 टर्म्स में कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ओनली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो मैं पहले इसको रीराइट करता हूँ 1 स्क्वायर एंड 3x होल स्क्वायर। बाहर 2 को वैसे रहने दीजिए, अंदर आइडेंटिटी यूज कर लीजिए a माइनस बी एंड a प्लस बी, सो बन जाएगा 1 माइनस 3x एंड 1 प्लस 3x। बस इतना ही क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन का एक और पार्ट है इसका, अदर वाला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी सेम टू सेम इसी पैटर्न का, कुछ भी अलग नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। जो फर्स्ट पार्ट है ब्रैकेट के अंदर, ये इसको a एज्यूम कर लीजिए, इसको b एज्यूम कर लीजिए, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो यूज कर लीजिए, a की जगह क्या रखना है x, b की जगह y माइनस जेड रख दीजिए। सेकेंड, a की जगह x, b की जगह y माइनस जेड रख दीजिए, खत्म। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जब आप सिंगल टर्म की जगह मोर देन 1 टर्म रखते हैं तो ऑलवेज ब्रैकेट का यूज किया करिए। सो ये पार्ट ब्रैकेट में रहेगा, ये भी पार्ट ब्रैकेट में रहेगा। आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, और सेकेंड पार्ट बन जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन 19, 7 माइनस 6 एक लिनियर इक्वेशन है, 5x प्लस 1 इक्वल 3। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ है डिनोमिनेटर प्रॉब्लम कर रहा है। सो डिनोमिनेटर को खत्म कर दीजिए, डिनोमिनेटर को ट्रांसफर कर दीजिए। डिनोमिनेटर अगर यहाँ डिवाइड में है तो सेकंड साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 7 माइनस एक्स इक्वल 3, 5x प्लस 1। वैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जा सकता है, बट ये एक सिंगल टर्म के साथ रिएक्ट होने जा रहा है, पूरा का पूरा टर्म जा रहा है मल्टीप्लाई में। सो उसको ब्रैकेट में पैक रखेंगे। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ये बन जाएगा 15x प्लस 3
वेरिएबल्स का एक तरफ कीजिए, मतलब लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए। सो x उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 15x प्लस x हो जाएगा, एंड 7 यहाँ पहले से है, 3 इधर आ जाएगा, सो 4 ये बन गया 16x। सो x की वैल्यू हो जाएगी 4/16, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1/4। क्वेश्चन 20 में आपसे एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू दी गई है और आपसे कहा गया कि प्रूव कीजिए लाइन m और n पैरेलल है। ये आपको प्रूव करना है। देखते हैं कि क्वेश्चन कितना कठिन है। मुझे तो बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल अगर 118 है और ये वाला 62 है, तो दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। अब लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या क्या मेरे पास तरीके हैं। एक तरीका, या तो हम इसके कोइंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री दिखाएं, या इसके हम करस्पॉन्डिंग एंगल सेम दिखा दें, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम दिखा दें। इतने तरीके हैं आपके पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। अगर आपको 62 के साथ कोइंटीरियर चाहिए तो आपको इसको ढूंढना पड़ेगा, 62 के साथ अगर आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर चाहिए तो इसको ढूंढना पड़ेगा, और 62 के साथ अगर करस्पॉन्डिंग ढूंढना है तो इसको ढूंढना पड़ेगा। तो इन ऑल सिचुएशन मुझे इस 180 से काम नहीं चलेगा, इसके थ्रू मुझे इन तीनों में से कोई एक एंगल निकालना पड़ेगा। तो मैं यही काम करने जा रहा हूँ, किसी एक एंगल को निकाल रहा हूँ। आप जैसे चाहें उसे निकाल सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिसको चाहें उसे निकाल सकते हैं, सारे आंसर करेक्ट रहेंगे। सो 118 से मैंने निकाल लिया, सबसे आसान जो है मैं वो कर रहा हूँ। 118 से मैं इसका पीछे वाला एंगल निकाल ले रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, सो इसलिए ये भी आ जाएगा 118 डिग्री। अभी इस समय ये दोनों एंगल्स बन चुके हैं को इंटीरियर। मैंने इन को इंटीरियर्स को एक बार चेक किया एडिशन करके, और एडिशन करने पर मुझे मिल गया 180 डिग्री। जैसे ही इन दोनों का एडिशन मुझे 180 मिलेगा, मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वी कैन सी दैट 62 डिग्री प्लस 118 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। Now we have seen that co-interior angles are supplementary, or sum of co-interior angles is 180 degree. So the creating lines are parallel. It means line M and N should be parallel. बस इतनी सी बात आपको बतानी थी कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल सप्लीमेंट्री हैं और इसीलिए ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये कहानी ख़त्म हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अभी इसमें रह गए हैं इस पेज में, उन्हें भी देख लेते हैं। 21. The length of a pair of adjacent sides of a rectangle are in the ratio 3:4. Rectangle, adjacent side. So rectangle और इसके adjacent side है 3:4. So ये इसे 4x ले लेता हूँ, क्या करना है। इट्स डायगोनल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो मैं इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर, आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल सेम होते हैं, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सा डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो गया 20। अब अगर ये 20 है, आप प्रैक्टिकल में ऑलरेडी जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, ऑल एंगल्स 90। तो ऐसे सिचुएशन में इन तीनों साइड्स में आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक 3x है, एक 4x है और डायगोनल 20 है, तो यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा 3x होल स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस यानी कि 20 स्क्वायर। मैं सारी चीज़ें लिख लिख के नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपको समझाना, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3x होल स्क्वायर आपका आ गया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल 400। बाकी आपको चीज़ें लिखनी चाहिए, आप लोग बहुत सारी चीज़ें मेंशन ही नहीं करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना चाहिए लेट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इज 3x एंड 4x। इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए करना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से नहीं शुरू करेंगे। ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे। जब मैं क्लास में तो मैं ऐसे नहीं करता हूँ, तो आप पेपर में ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, सही से कीजिए। अब यहाँ पे इसको सिंपली किया 25x स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन पर, इधर हो गया 400। सो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400/25 और ये वैल्यू आ जाएगी 16। x स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट आप चाहें तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 4। x की वैल्यू 4 आ गई, x मेरे पास कुछ है नहीं, सो x की वजह से मैं 3x और 4x दोनों की मेजरमेंट निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। सो लेंथ क्या होगी, लेंथ आपने ले रखा है 4x और x की वैल्यू पुट कीजिए, 4 × 4 इट विल बी 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपके पास है 3x और वैल्यू पुट कर दिया, आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। बस इतना सा काम था। इसके नीचे है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री, फाइंड ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। बताइए कितना कठिन क्वेश्चन है, मुझे देख के डर लग रहा है, लेकिन ठीक है कोशिश करते हैं, अभी नहीं तो 2-3 दिन बाद हो ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो 4 पॉइंट से कहीं बना लेते हैं। 70 डिग्री मैं यही बना रहा हूँ,
और ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है 70 डिग्री, और इसका एंगल लिखा है फाइंड ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑल इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये अगर पैरेललोग्राम है तो आप जानते हैं कि लाइन्स इसकी पैरेलल होनी चाहिए। सो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। सो अगर वो 70 तो ये भी 70 होगा। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, सो अगर ये 70 तो ये भी 70 होगा। सो बिना कैलकुलेशन के दो एंगल तो आ गए, बाकी दोनों के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आप इस 70 से या तो लीनियर पेयर बना लीजिए, इस 70 का लीनियर पेयर है ये, और यहाँ से ये आ जाएगा 110 डिग्री, और फिर इसका अपोजिट ये 110 डिग्री। काफ़ी मेथड्स हो सकते हैं, आप कैसे करेंगे आप पे डिपेंड करता है। अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। डाइस को अगर थ्रोन कर रहे हैं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, टोटल आउटकम्स मेरे पास क्या क्या है। टोटल आउटकम्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। उसमें से पार्ट 1 के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या है, प्राइम नंबर्स कितने आपके पास है, प्राइम नंबर है 2 3 5। अब एक बच्चे ने 1 को इंक्लूड कर रखा है, ऐसे कैसे काम चलेगा, 2 3 5। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 आउटकम मेरे फेवर में है, सो 3 अपॉन टोटल आउटकम्स है 6, सो इट विल बी 1/2। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया है अब मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल्स, इसमें 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओनली 3 मल्टीपल्स हैं। कुछ लोगों ने इसमें भी 1 ले रखा है, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगेन 3/6, इट मीन 1/2। मिल गए 2 नंबर कितनी आसानी से। If 3 number are in the ratio 3:4:5, then we can consider the numbers are 3x, 4x and 5x. Now the sum of their cubes, उनके क्यूब का सम गिवन है, उनके क्यूब का सम। सो इनके क्यूब्स क्या होंगे, 3x क्यूब, 4x क्यूब एंड 5x क्यूब, और इनका सम गिवन है 27,000। आपको इन नंबर्स को फाइंड करना है। सो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 3x क्यूब हो जाएगा 27x क्यूब, 4x क्यूब हो जाएगा 64x क्यूब एंड 5 क्यूब 125x क्यूब। एक नॉर्मल सा इक्वेशन, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तीनों को ऐड करने पर आपके पास आ जाएगा 216x क्यूब इक्वल 27,000। एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, 216 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स क्यूब 27,000 अपॉन 216, यहाँ ऊपर x की वैल्यू 3 है, x टू दी पावर 3 है, 3 को मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। यहाँ मैं सिंप्लीफाई नहीं करूँगा बिकॉज मेहनत पड़ेगी, सिंपली ऐसे कर सकते हैं। अब आप जानते हैं 27,000 का क्यूब रूट हो जाता है क्या लिख रहा हूँ मैं 30, और 216 का हो जाता है 6, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5। सो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाती है 5। लेकिन आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको फाइंड द नंबर्स, और नंबर्स आपने एज्यूम किए 3x 4x 5x। सो आपके नंबर्स क्या बन जाएंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3x 4x 5x। 3x के हिसाब से क्या बन जाएगा, 3x के हिसाब से बन जाएगा 3 × 5, सो 15। देन 4x के हिसाब से 4 × 5 यानी कि सेकेंड नंबर 20, एंड थर्ड नंबर 5x, 5 × 5 डेट इज 25। सो 15, 20 and 25 are the required number. So the question number 24, 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1 equal 24। और जहाँ तक मुझे लगता है ये बुक क्वेश्चन टोटली बुक का ही है विदाउट एनी चेंजेस। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में है और हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों डिफरेंट है। सेम होते तो काम चल जाता, डिफरेंट है। सबसे पहला काम दोनों को सेम बनाने का। सो यहाँ पर -1 को अगर हम रिमूव करना चाहें तो ये बन जाएगा 4 to the power x अपॉन 4, क्योंकि जब ये रूल अप्लाई होता है a to the power m अपॉन a to the power n, तो यहाँ बन जाता है a to the power m minus n। सो यहाँ पे ये 1 है तो दोनों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया mn को। सो ये x और 1 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, x और 1 इक्वल 24। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, 4 to the power x को आप कॉमन ले सकते हो, 1 - 1/4 हो जाएगा और इक्वल में 24। ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा आपका 3/4। आप 3/4 को ट्रांसफ़र कर सकते हो, 24 × 4/3, ये बन जाएगा 8 4 जा 32,
सो 4 टू द पावर x इक्वल 32, और आप जानते हो कि 32 को आप 4 के एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। सो आपको क्या करना होगा, दोनों को किसी तीसरे नंबर के, क्योंकि 32 को आप 4 के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, 4 को 32 के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, इसलिए मुझे दोनों को ही किसी दूसरे नंबर के एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 एंड 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। नाउ वी कैन सॉल्व 2 टू द पावर 2x एंड 2 टू द पावर 5। सो 2x इक्वल 5 ऑन कंपेयरिंग, एंड नाउ यू कैन फाइंड x इक्वल 5/2। लेकिन अगर आपको 4 टू द पावर x को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई जरूरी नहीं ऐसे ही करो, आप इस प्लेस पर अपने स्टेप्स को चेंज कर सकते हो। जस्ट एज्यूम कर लो 4 टू द पावर x इक्वल एनी अदर वेरिएबल, एनी अदर, सो मैं a ले लेता हूँ, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा a माइनस a/4 इक्वल 24। नाउ यू कैन सॉल्व सिंपली विदाउट एनी हेजिटेशन। सिंप्लीफाई कीजिए, ये बन जाएगा 3a/4 इक्वल 24। आफ्टर ट्रांसफरिंग 3/4 इट विल बी a इक्वल 32, जबकि a की वैल्यू आपके पास थी 4 टू द पावर x, वापस पुट कर दीजिए। अब यहाँ से सिचुएशन सेम ऐसी आ गई, आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट विल बी 5/2। इसी का एक सेकेंड पार्ट है, मतलब इसी के ऑप्शनल पार्ट में एक क्वेश्चन गिवन है, 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल 9। 3 टू द पावर x इक्वल 9 और 4 टू द पावर y प्लस 2 इक्वल 64, और आपको पता करना है एक एक्सप्रेशन की वैल्यू, और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप केवल तब निकाल सकते हो जब आपके पास x एंड y की वैल्यू हो। सो पहले हम x और y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं इन दोनों इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल 9, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर। नाउ दोनों कंपैरिजन करने पे आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल 2, सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 यानी कि 3। इसी का सेकेंड पार्ट 4 टू द पावर y प्लस 2 इक्वल 64। 4 टू द पावर y प्लस 2 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सो इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये बन जाएगा 4 टू द पावर 3। सो ऑन कंपैरिजन यू कैन गेट डेट y प्लस 2 इक्वल 3, सो y इक्वल 1। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। अब अगर इतना आ ही चुका है तो बचा क्या करने के लिए, आपको एक वैल्यू तो फाइंड करनी है, जो वैल्यू है y अपॉन x माइनस x अपॉन y, वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू 1 है, सो 1 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 1 माइनस 9 इट विल बी माइनस 8/3। बस हो गया क्वेश्चन। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स मिल गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, उसके लिए इरेज तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 25, इन अ कैंप देयर इज इनफ फूड प्रोविजन फॉर 500 स्टूडेंट फॉर 30 डेज। 500 स्टूडेंट्स के लिए 500 स्टूडेंट्स के लिए 30 डेज के लिए सफिशिएंट फूड है। इफ 100 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द कैंप, यानी कि टोटल 600 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, सो उस कैंप का फूड कितने दिन तक चल पाएगा? फूड नहीं, हाँ फूड प्रोविजन लिखा हुआ है, कितने दिन तक वो फूड चल पाएगा। तो अगर स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं तो फूड जल्दी ख़त्म होगा, यानी कि इन्वर्स वेरिएशन है। फिर आपने डायरेक्ट वेरिएशन कैसे लिख रखा है भाई? सो इन्वर्स वेरिएशन का केस है, पहले टेबल क्रिएट करते हैं ताकि हम समझ सकें क्लियरली। सो एक डेटा आएगा स्टूडेंट का एंड सेकेंड आएगा फूड प्रोविज़न। फर्स्ट सिचुएशन में स्टूडेंट 500 है और उस सिचुएशन में 30 डे के लिए सफिशिएंट है। सेकेंड सिचुएशन में 600 है, मुझे मालूम नहीं 100 डेज, और आप समझ सकते हैं कि ये इन्वर्स वेरिएशन है। अब अगर ये इन्वर्स वेरिएशन है तो ऐसे में क्या रूल होता है? इन्वर्स वेरिएशन क्या रूल होता है कि आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो फर्स्ट प्रोडक्ट 500 इंटू 30, सेकेंड प्रोडक्ट 600 इंटू एक्स, और ये दोनों प्रोडक्ट सेम रहेंगे। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू 30 अपॉन 600। ऑन सिंप्लीफिकेशन x इक्वल 50 अपॉन 2 यानी कि 25 डेज। सो फूड प्रोविजन 25 डेज चलेगा, जो कि अभी चल रहा था 30 डेज। इसका 26 पार्ट सिंप्लीफाई करना है। 26 पार्ट को आप टू मेथड से कर सकते हो, या तो आप दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो, ये लिखा हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, आप ऐसे कर सकते हो, या इस पूरे को कंसीडर कर लो a और इस पूरे को b,
तो ऐसे में ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से बन जाएगा आइडेंटिटी। फर्स्ट में आएगा ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट x माइनस वाई, सो 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 3y। और ऐसा करते ही आप हो जाते हैं गलत। वो इसलिए क्योंकि आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि असल में आपने ये a प्लस बी लिख रखा है और ये लिख रखा है a माइनस बी। तो जब भी एक सिंगल टर्म को रिप्लेस करें मोर देन वन टर्म से तो ऑलवेज ब्रैकेट पुट करें। सो इसको एक ब्रैकेट में रखिए, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। नाउ ब्रैकेट ओपन कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। ब्रैकेट ओपन के अंदर तो बन गया 2x प्लस 3y, प्लस होने की वजह से अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। In the second bracket, first part remains constant, and in the second part, symbols will be changed because of the minus, so it will be plus 3y. 2x cancel, 3y से 3y cancel. First bracket 4x, and in the second bracket 6y. On multiplication, it will be 24xy. और अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करना चाहें, फर्स्ट ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से, तो बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फर्स्ट पार्ट का सिंप्लीफिकेशन है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आप लोगों ने ऐसे लिखा है पेपर में, लेकिन ये अच्छी बात है कि नेक्स्ट लाइन में आपने करेक्शन कर दिया है। नेक्स्ट लाइन में आपने इसको कर दिया 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, और ये किसी एक की गलती नहीं, ये कई बच्चों ने ऐसे किया हुआ है। जबकि आप ये a की जगह पे 2x यूज कर रहे हैं। अभी बोला है सिंगल टर्म की वजह से, सिंगल टर्म की जगह पर अगर मोर देन वन आते हैं तो आप उसको ब्रैकेट में पुट कीजिए, ब्रैकेट में पुट कीजिए इसको, तो ये अब सही है। अदरवाइज ये रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। और इसका सेकेंड पार्ट सेम ऐसे ही है, उसके पहले माइनस है। तो जब आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे, अब यहाँ पे सिचुएशन अजीब हो गई है, नहीं हो पाएगा। सो इसी के आगे सेकेंड पार्ट क्या रहेगा, इसी के आगे सेकेंड पार्ट कंटिन्यू है माइनस, और अंदर सेम टू रहेगा 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y। ये आपका है a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट ओपन करने पर ये फर्स्ट वाला बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एंड प्लस 12xy। जब आप इन दोनों को आपस में सिंपल करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, बचेगा 12x स्क्वायर 12xy प्लस 12xy डेट इज 24xy, जो कि इस तरीके से भी आ रहा है। तो क्यों इतना लंबा प्रोसीजर करूँ। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट मतलब ऑप्शनल पार्ट, x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है 9, और आपसे रिक्वायर्ड है √x प्लस 1/√x। जरा सोचिए, बताइए किस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके आप सेकेंड एक्सप्रेशन पा सकते हैं, क्योंकि दोनों रिलेशन केवल स्क्वायर का है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, इसका स्क्वायर करके। तो √x प्लस 1/√x, इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, इसके स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों टर्म सिंप्लीफाइड, और ये बन गया x प्लस 1/x प्लस 2, टोटल इतना बन गया। और ये आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन और उसका होल स्क्वायर। इसमें से x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 9, और प्लस में 2 है ये वाला। सो 9 प्लस 2 बन गया 11। ये 11 किसकी वैल्यू आ रही है, ये आपके जो रिक्वायर्ड आंसर है उसके स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ये जो रिक्वायर्ड आंसर है उसके स्क्वायर की वैल्यू, तो आपके पास आ गया, इसका स्क्वायर आ गया आपके पास 11। तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, √x प्लस 1/√x क्या हो जाएगा, स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए √11। बस इतना ही क्वेश्चन था। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे ये कहीं नहीं कहा है कि आप इसमें नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस को अप्लाई कीजिए। आपसे बस इतना कहा है सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है और वेरीफाई करना है। तो डिवाइड करने का काम है। एक गलती जो बच्चों ने की हुई है वो ये कि इनको ऑर्डर में नहीं किया है। हालांकि यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीट डिविजिबल है, लेकिन जो डिविजिबल नहीं होगा तब फ़र्क पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहला काम है कि इसे ऑर्डर में कीजिए। तो x - 1 से डिवाइड करना है x⁴ - 1 में। इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर आपसे जब कुछ कहा नहीं तो फैक्टर वाला लगा दीजिए, फैक्टर वाला ज़्यादा आसान होगा।
एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 2 माइनस 1। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से बन जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी बन गया। इसके बाद ये अभी अगेन इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट को। सो ये फर्स्ट ब्रैकेट आपका सिंप्लीफाई होके बन जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट की जगह पे हो जाएगा एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, और लास्ट में ये बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओवरऑल आपने इसके फैक्टर कर डाले हैं ये 3। और आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन है। सो इसके इक्वल में ऊपर वाले का फैक्टर हो चुका है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें डिवाइड करना है आपको एक्स माइनस 1 से। सो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से के साथ कैंसिल, और आपका आंसर बच गया एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर बच गया। आपसे किसी ने कहा कि जो इसका आंसर है उसको आप नॉर्मल एक्सप्रेशन में लिखिए, आप ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर इसे मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं, क्या बड़ी बात है। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो दोनों रेस्पॉन्स से आप कोसेंट फाइंड कर सकते हैं। देन आपको वेरीफाई करना है अपने आंसर को। वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? आपके पास है डिविडेंड इक्वल कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। सो ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, रिमाइंडर आया नहीं कुछ, कोसेंट आप कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइजर आपके पास है एक्स माइनस 1 और डिविडेंड है आपके पास एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर दीजिए, खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4। डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4। रोम्बस and diagonals are in the ratio 3:4. So we can assume these diagonals as 3x and 4x. So just assume this diagonal is 3x and another is 4x. And आपको ऑलरेडी मालूम है प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स की जो क्या बोल रहे ना, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। सो अगर ये पूरी डायगोनल 3x है तो इसका ये जो छोटा सा पार्ट है, एक सिंगल पार्ट, ये हो जाएगा 3x/2। सेम ऐसे ही अगर पूरा 4x है तो ये छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा 4x/2 यानी कि 2x। तो ज़रा अब आप इस ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए, ये जो छोटा सा ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है, इस ट्राइंगल को आपको आगे गिवन है पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है और ऑल साइड्स इक्वल है बिकॉज ऑफ रोम्बस, तो अगर पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर तो ईच साइड कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। सो जरा इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं, इस ट्राइंगल को। तो इस ट्राइंगल में मेरे पास बेस है 2x, परपेंडिकुलर 3x/2 एंड हाइपोटेन्यूस है 10। सो पाइथागोरस फॉर्मूला में यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन गया 4x स्क्वायर, सेकेंड वाला बन गया 9/4x स्क्वायर एंड इन द राइट साइड 100। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 4, सो इट विल बी 25x स्क्वायर अपॉन 4 that is 100. After simplification x square will be 100 into 4 upon 25, that is 16, and if x square is 16 so x equal 4. अब अगर x की वैल्यू 4 आ चुकी है, जरा क्वेश्चन पढ़ते करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड ईच डायगोनल ऑफ द रोम्बस। सो साइड की लेंथ कितनी जाएगी? साइड की लेंथ तो 10 सेंटीमीटर बड़ी आसानी से आ चुकी है, अपने शुरुआत में कैलकुलेट कर लिया था। और डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करें, डायगोनल्स आपने जूम किए 3x एंड 4x। सो फर्स्ट डायगोनल आपका हो जाएगा 3x के अकॉर्डिंग 3 into 4, सो 12 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड डायगोनल 4x दैट इज 4 into 4, 16 सेंटीमीटर। दिस इज द सॉल्यूशन। So the next question of this part, on a Cartesian plane draw a rectangle ABCD whose 3 vertices are, इसको बाद में करते हैं, इसके लिए ग्राफ पेपर पे मैं करके दिखाऊंगा कैसे करना है, इसलिए इसको बाद में करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30. One side of parallelogram is 3/4 of its adjacent side. One side of a parallelogram. So मैंने एक parallelogram ड्रॉ किया. 3/4 of its adjacent side. So मैं इसे x assume कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3x/4. If the perimeter of parallelogram is 70 cm. Perimeter of parallelogram. ये parallelogram के अपोजिट साइड से इक्वल होती है ना, तो अगर पैरेललोग्राम के अगर अपोजिट साइड से इक्वल होती है तो ये भी हो जाएगा 3x/4 और ये भी हो जाएगा x. तो या तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो रेक्टेंगल वाला, क्योंकि अपोजिट साइड सेम है, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लो. और अगर नहीं आता है तो पेरीमीटर का बेसिक फॉर्मूला यूज करो, सम ऑफ ऑल साइड्स. सो x प्लस 3x/4 प्लस x प्लस 3x/4 और इसी पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 70 सेंटीमीटर. पता कर लो x की वैल्यू. यहाँ कितना हो जाएगा 6x/4 यानी कि 6x/4 यानी कि 3x/2. 3x/2 प्लस 2x इक्वल 70. ये हो जाएगा 7x/2 70. सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 × 2/7 और ये हो जाएगा आपका 20. x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई. सो फर्स्ट साइड आपकी आ गई 20 सेंटीमीटर. सॉरी सो आपकी x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई और इसमें पुट करके आप सेकंड साइड निकाल सकते हैं. सो 3/4 × 20 दैट इज 15 सेंटीमीटर. सो दोनों साइड्स आ गई आपकी पैरेललोग्राम की. तो इसने पूछा है फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. सो साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट पार्ट. थर्टी 31 5 नंबर के हिसाब से बहुत सस्ता पड़ गया आपको. आप चाहते तो नंबर बड़ी आसानी से मिल सकते थे. आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज no. द वैल्यू ऑफ अ टीवी सेट विच वॉज परचेज 2 ईयर अगो. 2 ईयर अगो, तो अभी आप प्रेजेंट में हैं 2024 और आपने 2 साल पहले परचेस किया था 2022 में. 2 ईयर अगो डिप्रिसिएटेड एट 20% पर एनम. और ये हर बार 12% डिप्रिसिएट हो रहा है हर ईयर. तो अगर हर ईयर हो रहा है और यहाँ पे 2 ईयर का केस है तो इससे प्रेजेंट वैल्यू कौन सी होगी, मतलब इनिशियल वैल्यू क्या होगी. इनिशियल वैल्यू ये वाली होगी और ये होगी आपकी फाइनल वैल्यू. इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू आपकी ये वाली वैल्यू गिवन है 9680. इसका मतलब ये आपके पास फाइनल वैल्यू है, यानी कि अमाउंट है, प्रिंसिपल का पता ही नहीं है. सो फॉर्मूला लगेगा A = P, बीच की स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही है, 1 - R बिकॉज डिप्रिसिएट हो रहा है 1 - R/100 टू द पावर n. वैल्यूज पुट कीजिए. A की वैल्यू आपको गिवन है 9680, P की वैल्यू नॉट गिवन, 1 - रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर. सिंप्लीफाई कर लीजिए. ये आपका सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3/25, सो 22/25 और इसका इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे. सो ट्रांसफ़र करने पे P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9680 इंटू 25 स्क्वायर अपॉन 22 स्क्वायर. इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद 22 से सिंपल हो जाएगा. मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा. 22 यहाँ 11 से सिंप्लीफाई हो रहा है. इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12,500. ओनली कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं. इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट तो नहीं है, 32 है. 32 सबसे कम अटेंड किया गया है. क्वेश्चन 32 में आपके पास 300 रुपीज़ हैं 1, 2 और 5 रुपये के हिसाब से. नंबर ऑफ कॉइन इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन. सर ने करेक्शन कराया था क्लास में. सो यहाँ पे है नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन. सो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन अगर 3 टाइम्स है तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, तो मुझे सबसे पहले 5 रुपये कॉइन मानने पड़ेंगे. सो ₹5 नंबर ऑफ ₹5 कॉइन मैं अज्यूम कर रहा हूँ x. सो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितने होने चाहिए 3 टाइम्स, सो 3x. अब अगर 5 रुपये वाले x हैं और 2 वाले 3x हैं तो रिमेनिंग 1 रुपये वाले कितने कॉइन होंगे. टोटल कॉइन्स कितने हैं 160. अगर टोटल 160 हैं तो 160 - 3x - x, ये बच गए आपके पास 1 रुपये वाले कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन. और इसे सिंप्लीफाई अगर आप कर दें तो 160 - 4x और कुछ होना नहीं है.
इसके बाद आपको एक कंडीशन, पूरा पूरा सवाल आपने यूज कर लिया, बस एक पार्ट बचा है कि टोटल 300 रुपये हैं, 300 रुपीज़। अगर 300 रुपीज़ है तो आप जरा इन तीनों को मिलाकर रुपीज़ में कन्वर्जन कीजिए। अगर 5 रुपीज़ के एक्स कॉइन है तो वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू एक्स। 2 रुपीज़ के 3x कॉइन है तो कितनी वैल्यू होगी, 2 इंटू 3x। और अगर 160 माइनस 4x है 1 रुपीज़ के, तो 160 माइनस 4x की वैल्यू हो जाएगी। और यही वैल्यू आपको गिवन है 300 रुपीज़। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल लीनियर इक्वेशन है। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 20। और जैसे x की वैल्यू 20 आएगी आप यहाँ पुट कर देंगे तो 5 रुपीज़ के कॉइन हो जाएंगे 20, 2 रुपीज़ के कॉइन हो जाएंगे 60 एंड 1 रुपये के कॉइन हो जाएंगे 80। बस द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। अगर 2 डिजिट नंबर्स का एडिशन 12 है, इट मीन स्क्रीन लैग कर रही है। 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का अगर एडिशन 12 है, सो 1 डिजिट हो जाएगी अगर x, तो सेकेंड डिजिट क्या होगी 12 माइनस एक्स। तो आप किसी यूनिट प्लेस पे रखते हैं, किसी 10th प्लेस पे रखते हैं, ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। एक बच्चा इसे यूनिट प्लेस पे ले सकता है, इसे 10th प्लेस पे ले सकता है, एक बच्चा इसे 1st प्लेस पे, इसे 10th प्लेस पे ले सकता है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा चेंजेस आएगा दोनों के रेस्पॉन्स में, बट फाइनली वो लास्ट में जाके मैच कर जाएगा। शुरुआत में कहीं मैच नहीं करेगा, सब कुछ डिफरेंट होगा, बट लास्ट में मैच कर जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसको लेके चल रहा हूँ 10th प्लेस पर, 10th प्लेस, और इसे ले रहा हूँ 1st प्लेस। मैं कुछ सो अगर ये 1st प्लेस पर है और ये 10th प्लेस पर, तो हमारा नंबर क्या क्रिएट होगा, हमारा ओरिजिनल नंबर या बेसिक नंबर हमारा क्रिएट हो जाएगा। मैं ओरिजिनल वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप बेसिक लिख सकते हैं। ओरिजिनल नंबर क्रिएट हो जाएगा 10 इंटू 10th प्लेस, सो 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट प्लेस 12 माइनस एक्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, यानी कि 9x प्लस 12। ये आपका होगा बेसिक नंबर। और आपका न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर यानी कि आफ्टर इंटरचेंजिंग, उसने लिखा था द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अगर डिजिट्स को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ तो इसका मतलब अब 1st प्लेस पे आ जाएगा x और 10th प्लेस पे आ जाएगा 12 माइनस एक्स। ये आपको लिखना होता है, डिजिट ऑफ 1st प्लेस, डिजिट ऑफ 10th प्लेस आपको मेंशन करना होता है। तो 12 माइनस एक्स, अब मैं अगर ऐसे एक एक चीज़ लिखूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं एक एक चीज़ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये 1st प्लेस है और ये 10th प्लेस है। और अगर ऐसा है तो इसके नंबर क्या क्रिएट होगा, सो न्यू नंबर इक्वल 10 इंटू 10th प्लेस 12 माइनस एक्स प्लस 1st प्लेस। ऐसे लिखना गलत है, यहाँ ब्रैकेट पुट होगा। सो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 120 माइनस 10x प्लस एक्स। सो ये बन गया 120 माइनस 9x। यानी कि मैंने दोनों नंबर अपने क्रिएट कर लिए, 2 मार्क्स मुझे मिल गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इट मीन ये बात कर रहा है न्यू नंबर के बारे में। एक्सीड्स मतलब आपको लगाना है इक्वल और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के प्लस लगाना है। एक्सीड्स दो चीज़ें दी होंगी, पहला लिखा है ओरिजिनल नंबर एंड सेकंड लिखा है 54। सो यहाँ पुट कीजिए ओरिजिनल नंबर और यहाँ लिखिए 54। सो आपको कंडीशन दी जिसे आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ आपको गिवन है न्यू नंबर इक्वल ओल्ड नंबर या ओरिजिनल नंबर प्लस 54, ये सिचुएशन दी है। आपका न्यू नंबर बन रहा है 120 माइनस 9x और ओल्ड नंबर आपके पास है 9x प्लस 12। यहाँ पे स्क्रीन कुछ प्रॉब्लमेटिक है, 9x प्लस 12 प्लस 54। सिंप्लीफाई करने के लिए x को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, दोनों x को मैं राइट साइड में बुला लेता हूँ, छोड़ो उधर ही रहने देता हूँ। ये 9x फिर प्रॉब्लम, और इस 9x को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इधर आके माइनस 9x और इधर आके पास 12 प्लस 54 ऑलरेडी है और 120 नेगेटिव में आ रहा है। तो इधर हो गया लेफ्ट साइड में माइनस 18x। ये सॉल्व हो के आपके पास बन जाएगा 120 माइनस 12 एंड 54 आपके पास आ जाएगा माइनस 54। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल माइनस 54 अपॉन माइनस 18। सो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 3 है तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। वो यही नंबर आपसे पूछेगा जो आपका बेसिक नंबर है, जो स्टार्टिंग का नंबर है। सो 9x प्लस 12 में x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। सो आपका ओरिजिनल नंबर ये हो जाएगा 9x प्लस 12 और इसमें आपने x की वैल्यू पुट कर दी 3। सो 9 3 27 एंड 12 दैट इज 39। बस इतना ही करना था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक कंस्ट्रक्शन है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD। सो एक रफ फिगर बनाया ABCD और इसमें AB की वैल्यू 7 है, BC की वैल्यू 6.5, एंगल A आपके पास 60 डिग्री है, एंगल B 120 डिग्री एंड एंगल D 110 डिग्री एंड ADCD को मेज़र करके लिखना है। सो यहाँ कंस्ट्रक्शन 3 मार्क्स का है, ADCD का मेजरमेंट 2 मार्क्स का है। सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए मुझे एक साइड रिक्वायर होगी, सो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ AB की तरफ से या BC की तरफ से। मैं AB से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की AB और इसका मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर रखा। देन इसके एंगल A पर 60 डिग्री है, सो मैंने एंगल A पर कंपास के थ्रू, ना कि प्रोटेक्टर से, कंपास से आपने बनाया 60 डिग्री का एंगल और लाइन को आगे भेज दिया। देन B पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल बनाया और इसको आगे भेज दिया। देन अब किधर की डिटेल आपके पास है, 60 बना दिया, 120 बना दिया, अब क्या बचा आपके पास? इधर तो कोई साइड है नहीं, इधर साइड है 6.5, क्योंकि अगर इधर साइड नहीं है तो आप इसको रोक नहीं सकते ना। पॉइंट डी आप यहाँ ब्रेक करेंगे, यहाँ ब्रेक करेंगे, आपको नहीं मालूम। सो आप पॉइंट डी को अभी डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए इस तरफ की इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं हो सकती। इधर चलते हैं राइट साइड पे, राइट साइड में 6.5 गिवन है। सो पॉइंट बी पे कंपास रख के आपने 6.5 का एक आर्क लगा दिया। सो पॉइंट सी आपको मिल गया 6.5 सेंटीमीटर पर। नाउ द मेन प्रॉब्लम कि अब इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि पॉइंट सी पे कुछ गिवन नहीं है, पॉइंट सी से डिस्टेंस भी नहीं है, मैं आगे जा नहीं सकता हूँ। पॉइंट ए से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, 60 डिग्री बना चुका है बट पॉइंट मिल नहीं रहा। डी पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, कैसे मालूम? यहाँ है, कैसे मालूम? कहीं भी है, कैसे मालूम? सो पॉइंट डी को मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सो अब क्या काम करना है, मुझे पॉइंट सी पे कुछ चाहिए। सो आप खुद जानते हैं कि इसके ऑल एंगल्स का सम 360 होता है। सो आप एंगल्स ही कैलकुलेट कर सकते हैं बाई कैलकुलेशन। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। सो वहाँ से आप इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं 70 डिग्री। सो अब प्रोटेक्टर से यहाँ पर बनाएंगे आप 70 डिग्री का एंगल, और उस एंगल को बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिक अपना 4th पॉइंट मिल जाएगा। ये मिल गया आपको, ये 70 डिग्री का आपने एंगल बनाया और ये लाइन आके यहाँ इंटरसेक्ट करके चली गई। सो पॉइंट डी मिल गया आपका। ये रहा आपका फाइनल क्वेश्चन। इसको आप मेजरमेंट करके अपना क्वेश्चन वेरीफाई कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं। 110 डिग्री अगर आ रहा है देन ओके, अदरवाइज कहीं कुछ मिस्टेक की है आपने। कुछ बच्चों ने यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर रखी है और लिखा है 7 सेंटीमीटर, पता नहीं क्या करते हैं। अब इसके बाद इसमें आपसे कहा गया है AB एंड CD का मेजरमेंट करने के लिए, AD एंड CD। सो इस लाइन का मेजरमेंट करके आपको आंसर लिखना था और इसका मेजरमेंट करके आंसर लिखना था। इतना सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। 34 फर्स्ट पार्ट। द CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इज 264। कर्व सरफेस एरिया जनरली हमें गिवन नहीं होता है, हमें गिवन होता है कर्व सरफेस एरिया की जगह पर रेडियस एंड हाइट। हमारे सिलेंडर में सबसे बेसिक एलिमेंट है रेडियस एंड हाइट, उसी के बेसिस पर हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो या टोटल सरफेस एरिया हो। और हमें वो चीज़ें गिवन नहीं है, हमें दे रखा है सिलेंड्रिकल पिलर का CS कर्व सरफेस एरिया। सो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उस फॉर्मूले की वैल्यू रखेंगे। कर्व सरफेस एरिया वैसे होता क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, और इसी कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है उसने 264। इसका मतलब उसने वैल्यू दे रखी है आपको 2πRH की 264। इतना लिखने के बाद मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस सिचुएशन में आगे वॉल्यूम गिवन है, ना R गिवन है ना H गिवन है। और जब ना R गिवन है ना H गिवन है तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ आगे, तो मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ, इसको यहीं का यहीं। सेकंड शुरू करते हैं। आगे क्या लिखा है? वॉल्यूम 924। सो वॉल्यूम गिवन है 924, जबकि वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे क्या मालूम है? πr²h। तो इसका मतलब πr² की वैल्यू ये होनी चाहिए 924। यहाँ भी सेम सिचुएशन, R और S दो चीज़ें आ गई, मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ, कैसे करूँ? सो नहीं कर सकता, इसलिए अब इन दोनों को मैंने यहीं छोड़ दिया। और अब आगे क्या करना है? फाइनली क्वेश्चन में डायमीटर एंड हाइट पूछा हुआ है, तो वो निकालने के लिए आप इन दोनों को क्या करेंगे? कुछ ऐसा करना है कि जिससे एक वेरिएबल खत्म हो जाए, क्योंकि आप एक ही वेरिएबल क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने अब तक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं पढ़ा है। सो आप 2 वेरिएबल क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आपको कुछ ऐसा करना है दोनों में कि एक वेरिएबल खत्म हो जाए। तो अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों का रेशियो ले लें, तो आपका H कैंसिल हो जाएगा। तो बस यही करना है, आप इसको नंबरिंग डाल दीजिए 1, इसको नंबर डाल दीजिए 2, और अब मेंशन कीजिए ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो 1 में मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा 2πRH अपॉन πr²h, और इधर हो जाएगा 264 अपॉन 924। तो आप यहाँ देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल, H से H कैंसिल, और एक R से एक R चला जाएगा। सो ऊपर बच जाएगा 2, नीचे बचेगा R। एंड इन द राइट साइड आपके पास बच रहा है 264 अपॉन 924, और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास
2/7 सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 2/7 आ जाएगा। यहाँ से आपको आर की वैल्यू 7 साफ दिखाई दे रही है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा 14 और इधर बन जाएगा 2r। सो आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस आ चुकी है 7 सेंटीमीटर तो पहला क्वेश्चन है डायमीटर। सो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल 2r which can be calculated on putting the value which is 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट पता करने के लिए आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, इसमें से किसी एक स्टेटमेंट को यूज कर लीजिए, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा ईजी ये लग रहा है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट नहीं है, इसमें पावर 2 है। सो मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ 2πRh को h की वैल्यू निकालने के लिए। 2πRh की वैल्यू यहाँ पे गिवन है मुझे 9264 और 2π की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, एच की वैल्यू कुछ पता नहीं 264, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 7 7 कैंसिल, एच की वैल्यू हो जाएगी 264/2 × 22। 11 से कट कर रहा हूँ, 11 2 जा 22 एंड 4 जा 44, 11 2 जा 2 जा 4 और 4 6 जा एच इक्वल 6 सेंटीमीटर हाइट हो गई। बस आर की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, कुछ बचे नहीं सवाल में। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम, जब तक ट्रेपेजियम में कुछ स्पेशल ना बोले आप स्पेशल फिगर मत बनाइए। तो मैंने एक नॉर्मल सा फिगर बनाया है ट्रेपेजियम का। आपसे नहीं कहा गया साइड से इक्वल है, सो इक्वल मत मानिएगा, आप मान लेंगे, इसलिए मैं पहले ही इसकी संभावना ख़त्म कर दे रहा हूँ। इसमें से एक साइड है 25, एक 13। अब देख के लिख सकते हैं 25 ऊपर वाली होनी चाहिए, वो लॉन्ग साइड है, नीचे 13 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें आगे है द अदर साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच। ओहो 15 सेंटीमीटर ईच है, सो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और इसलिए इसकी दोनों साइड सेम रहेंगी। मेरा फिगर गलत है, सो दोनों साइड सेम है तो दोनों को मुझे सेम ही बनाना पड़ेगा। और ये 13 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बोथ। और आपसे पूछा गया है एरिया, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। प्रॉब्लम ये है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो मिल जाएगा, हाइट किधर से मिलेगा, हाइट है ही नहीं। और आप ये ले नहीं सकते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर हाइट है, बिकॉज ऐसा कुछ गिवन नहीं है। ऐसा इसने कहाँ बोला कि ये एंगल 90 है, ऐसा कुछ बोला उसने, नहीं बोला। सो आप ये कंसीडर नहीं कर सकते, तो हाइट गिवन नहीं है, प्रॉब्लम हो गई। सो इसके लिए मुझे हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जो ये वाली लाइन है आपके पास, इसी के पैरेलल मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बाई कंस्ट्रक्शन ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब जरा इसकी डिस्टेंस आप बताइए कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। टोटल 25 थी, इसमें से ये वाला पार्ट अपोजिट की वजह से 13 हो चुका है और टोटल 25 था, तो ये कितना बचा, ये पार्ट बच गया 12 सेंटीमीटर। अब अगर ये पार्ट 12 सेंटीमीटर है तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ जो कि हाइट है, जो कि हमारी हाइट है। इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, आप चेक कीजिए, दोनों साइड्स इक्वल है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप समझते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट भी करती है, मीडियन भी होती है। सो अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो वो मिड पॉइंट पे जाएगा, और अगर नहीं समझते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल में। और इसके इस बिहाफ पर आप चेक कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या क्या मिल रहा है। एक इक्वल साइड मिल रही है, दोनों ट्रायंगल में एक इक्वल साइड मिल रही है, दोनों ट्रायंगल में एक लाइन मिल रही है कॉमन और एक 90 डिग्री। सो यूजिंग RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट होते ही जो ये है ये एक मिडिल पॉइंट हो जाएगा। और अगर ये एक मिडिल पॉइंट है तो इधर का पार्ट 6, इधर का पार्ट 6, तो दोनों में से कोई एक ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं और कंसीडर करके हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो फॉर्मूला बनेगा h² + 6² = 15²। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, h की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ी अजीब आ रही है बट कोई बात नहीं, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट है नहीं है। 225 36 h² प्लस, सो h² की वैल्यू 225 - 36 189। कुछ लोगों ने यहाँ पे 289, कुछ लोगों ने 89 ही कर रखा है। सो h की वैल्यू हो जाएगी √189। 189 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं तो सिर्फ एक मिलेगा 9 से आप डिवाइड करेंगे तो 21 के फैक्टर केवल 3 × 7, जिसका कोई पेयर नहीं है। सो 9 को मैं अलग कर रहा हूँ, 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3, सो ये बन जाएगा 3√21। हाइट आपकी आ चुकी है 3√21 सेंटीमीटर। आपसे किसने कहा डेसिमल में निकालिए, आपको मन करता है तो आप निकाल सकते हैं। √21 की वैल्यू निकालिए डेसिमल, बाद में बात करेंगे इसके बारे में कैसे निकालना है, वो बाद में।
3√21 हो गया। अभी इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए बचा क्या, वही वैल्यू पुट कर लीजिए 1/2 AB यानी कि 13 + 25 और हाइट आपके पास आ चुकी है 3√21। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। और अगर डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो √21 की वैल्यू रख लीजिए। अब √21 निकालने के लिए आपसे कुछ कहा तो गया नहीं कैसे निकालिए, तो सबसे इजी मेथड यूज कीजिए, एस्टिमेशन मेथड। √21 को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए 2100। यहाँ पे एक डेसिमल मान के चलिएगा 2100, 2100 इसके आसपास का कोई नंबर याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है भाई, इससे पहले एक 1600 आता है और इसके बाद 2500 आता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 40 और 50 इन दोनों के बीच में है। 40-50 के बीच में कुछ आंसर है। 40-50 के बीच में एक नंबर आता है 45, उसका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। 4 5 से 20, सो 2025। तो यानी कि इसके बीच में 45 का स्क्वायर आता है 2025 और 2025 इस जगह पर आ रहा है, इस लाइन पर। यानी कि मेरा जो 2100 है वो 45 से लेकर 50 के बीच में है। अब 45 से थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। 45 के बाद आता है 46, 45 से आगे है 50 के पहले है 46 का स्क्वायर कितना होता है? 46 का स्क्वायर यानी कि 4 लेस, सो 2116 होता है। और मेरा नंबर 2116 से थोड़ा सा पीछे है, यानी कि आंसर जो है वो 45 से लेकर 46 के बीच में है। अब डेसिमल में कौन निकालने जा रहा है? तो अब एक बात बताइए, 45-46 दोनों के बीच में किसके नज़दीक है मेरा नंबर? इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की 45 के स्क्वायर 2025 और 46 का 2116 और आपका नंबर 2100 किसके ज़्यादा नज़दीक है? इसके नज़दीक है। सो आप आंसर कंसिडर कर सकते हैं 46। बट आपका क्वेश्चन तो 2100 था नहीं, ये होता तो 46 आ जाता। आपका यहाँ डेसिमल है, सो आप भी डेसिमल लगा दीजिए। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 4.6। 4.6 यहाँ पे पुट करके आप इसका ये वाला आंसर एरिया भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। सो ये क्वेश्चन तो कोई तरह से फिनिश हुआ। अब एक क्वेश्चन बाकी है कोऑर्डिनेट वाला, उसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सो ये एक लाइन मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक्स एक्सिस और इसे कंसीडर कर रहा हूँ वाई एक्सिस। मेरे पास स्केल नहीं है, बट आपको स्केल से सीधी लाइन खींचनी चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग बहुत गड़बड़ करते, लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींचते हैं बहुत। क्वेश्चन कहाँ गया? 29 पॉइंट A 3,2। सो 3,2 इट मीन, थोड़ा लाइट कलर नहीं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 3,2 तो 3,2, सो ये पॉइंट है 3,2 और इसको नाम दिया गया है पॉइंट A। यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। सेकेंड पॉइंट B 8,2, सो जीरो से चलना शुरू किया 8, पहले x की तरफ चलते हैं, सो 3 5 8, 8,2 ये रहा सेकेंड पॉइंट B 8,2। विजिबल नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 8,6, सो जीरो से चलना शुरू किया 8 तक पहुंच गए एंड 6 2 3 4 5 6 ये आ गए 8,6 पॉइंट C। सो जरा सोच के बताइए, रेक्टेंगल बनाने के लिए थर्ड कहाँ चाहिए होगा मुझे? रेक्टेंगल के लिए मेरे पास एक वर्टिसेस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो मैं किधर जाऊँ? अब आप ये इतना काम तो आप आसानी से कर सकते हो, आपको सिर्फ रेक्टेंगल बनाना बाकी है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे रेक्टेंगल इधर फ्रेम करना पड़ेगा। सो फोर्थ वर्टिसेस यहाँ पर आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे चेक कीजिए। एक्स से कितनी डिस्टेंस है? एक्स से डिस्टेंस है 3 और वाई से डिस्टेंस है 6। सो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,6। अब काउंट कर लो 3,6 2 to 4 to 6, 3,6 ऐसे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और आपसे पूछा कि इस रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी, जो कि आ चुका, एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अरे कितना आसान है, आप अंदर के बॉक्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अगर नहीं तो लेंथ देख लीजिए भाई, लेंथ कितनी है? लेंथ है यहाँ पे 5 और ब्रेथ है इसकी 4, सो 5 × 4 20। अब यूनिट गिवन नहीं है, सो यूनिट ही मेंशन कीजिए, 20 यूनिट स्क्वायर, खत्म।